आज हम कवर करेंगे फिलॉसफी ऑफ गवर्नमेंट। पिछले दफे मैंने आपको समझाया था कि टॉपिक्स कैसे आते हैं और जनरल स्टडीज के टॉपिक्स की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और हम किन चीजों की वजह से जनरल स्टडीज के टॉपिक्स पढ़ते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको फिलॉसफी ऑफ गवर्नमेंट। अब कई फिलोसोफर होकर गए हैं। अब कोई पीछे जाना चाहता है तो चाणक्य, प्लेटो, ग्रीक की रिपब्लिक की आइडियाज और सोक्रेटिस और वगैरह उनके फिलोसफी तक हम पीछे जा सकते हैं, बट वो छोटे से सेशन में कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज हम जैसे डोरखाइन थे, बुर्क थे, थॉमस हॉब्स थे और वैसे और एक थॉमस पेन थे। तो इस प्रकार के जो फिलोसोफर्स है इनको लेकर और इनके सरकार को लेकर के आइडियाज जो है वो आप तक पहुंच जाए तो आप कंसेप्चुअली ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट क्या होता है, उसके पीछे फिलोसफी क्या है। अब यदि इतना समझ लेंगे तो मेरे ख्याल से इतने का इस सेशन का हम वी कैन कंसिडर दिस सेशन सक्सेसफुल। तो सारे फिलोसोफर्स को तो हम कवर नहीं कर सकते हैं, सो आई थिंक वील टेक टू फिलोसोफर्स मेनली, वील और मे बी इन द नेक्स्ट episode we'll take two more philosophers. Today's two philosophers whom we will deal with will be Hobbes and Paine. तो मैं उसका नाम लिख देता हूं यहां पे, हॉब्स, ताकि आप स्पेलिंग मिस्टेक ना हो आपसे एंड यू आर एबल टू आप गूगल सर्च करके इनका जो किताब है सबसे बड़ा चला हुआ किताब यदि आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वो किताब का नाम था लेवियाथन। किताब का नाम था लेवियाथन। आई थिंक किताबें फ्री डाउनलोड अवेलेबल है, सो यू शुड बी एबल टू गेट इट। तो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आदमी की उत्पत्ति कहां से हुई। तो सबको पता है कि हम जो आदमी है वो एक जंगली अवस्थे में या जंगल के अवस्थे में रहा करीब 35 लाख साल, और उसके बाद में जो उत्पत्ति हुई जब आदमी सिविलाइज्ड बना या जिसको कहते हैं हम सभ्य बना, तो उस वक्त को उनके पास दो कॉन्फ्लिक्टिंग सर्कमस्टेंसेस थी। एक तो जो आदमी स्टेट ऑफ नेचर में या जंगल के अवस्थे में रहता था उसी में रहे, ठीक है, तो उसको कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर। तो इसमें जो है स्टेट ऑफ नेचर में आदमी किसी और आदमी को मार दे, कुछ कर दे, अपना वर्चस्व बनाने के लिए जंगे लड़े, कुछ भी करे, इस अवस्थे में आदमी को कहते हैं वो अनसिविलाइज्ड स्टेट में रहता था। तो अब स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकलने के बाद में आदमी ने बस्ती बसाई या इंसान ने बस्तियां बसाई। बस्तियां बसाने के बाद में आपको जरूरत पड़ गया शासन का, क्योंकि यदि एक आदमी दूसरे आदमी से लड़ेगा तो देन आप वापस स्टेट ऑफ नेचर में चले जाओगे। और कंटिन्यूअस ये जो द्वंद्व है लड़ाई और सभ्यता की, ये द्वंद्व के बीच में आपको कोई तो जरूरत पड़ेगा जो आपके ऊपर शासन करेगा, कायदा कानून व्यवस्था को चलाएगा, जो डिसाइड करेगा गलत क्या है सही क्या है, और उस डिसीजन, उस आदमी के डिसीजन से, उस शासक के डिसीजन से आपको चलना पड़ेगा। तो इधर से इमर्ज हुआ रूलिंग क्लास, या जिसको हम कहते हैं राज्य लोग करते, और किंग्स एंड प्रिंसेस एंड जो भी हमारी वो सिस्टम चली कई हजारों सालों तक, या हम कह सकते हैं लाख भर सालों तक जो चला, कि हम ट्राइबल सर्कमस्टेंसेस से हम बाहर निकले और हमें एक रूलिंग क्लास की जरूरत पड़ी जो हमारे ऊपर रूल करेगा, जो हमारे ऊपर शासन करेगा। तो वहां पे हॉब्स की आर्ग्यूमेंट ये थी कि आदमी का जो नेचर है वो है नेस्टी, ब्रूटिश एंड क्रूअल, क्योंकि आदमी स्टेट ऑफ नेचर से हमेशा जुड़ा हुआ है। आदमी सुधर नहीं सकता है, उसको सुधारना इतना आसान है नहीं। इस वजह से जो है आदमी, और ये फंक्शन जो है आदमी का, इसको आप दो टुकड़े में बांट लीजिए। सिंपल है कि आप किसी के ऊपर आप क्षति नहीं पहुंचाएंगे, यू विल नॉट बी वायलेंट विद एनीबॉडी, डोंट बीट अदर पीपल अप, डोंट हिट एनीबॉडी एल्स, सिंपल 1 2, डोंट टेक एनीबॉडी एल्स स्टफ, किसी का कोई चीज आप चुराइए मत,
किसी के प्रॉपर्टी के ऊपर आप जाके मत बैठिए, किसी के बीवी बच्चों के साथ में आप उनको चुराइए मत, उनको उठा के मत ले जाइए। दिस वॉज सिंपल, दिस इज जस्ट 2 सिंपल रूल्स। और उसी चीजों के ऊपर पूरा पॉलिटिकल साइंस, पूरी पॉलिटी, पूरा सिविक्स, पूरा इकोनॉमिक्स, सारी चीजें, सारे जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स ये 2 प्रिंसिपल्स के ऊपर चली हुई है। डोंट बीट एनीबॉडी, जिसको आप एक शब्द में यदि डिफाइन करना चाहते हैं तो उसको कहते हैं वायलेंस, ठीक है। एंड डोंट स्टील, जो आपका नहीं है, डोंट स्टील और टेक देयर स्टफ, इसको आप कहेंगे स्टीलिंग या चोरी, एक शब्द में, ठीक है। तो हॉब्स ने कहा कि देखिए आदमी का ये नेचर है, आदमी का ये नेचर होने की वजह से आपको एक शासक की जरूरत है, और उसने केस बनाई इन द लेवियाथन दैट यू विल ऑलवेज हैव टू हैव अ रूलर एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल विल हैव टू बी द रूल्ड। दिस इज व्हाट इज द केस ही मेड। नाउ वी विल कम टू द सेकंड फिलोसोफर। सो द सेकंड फिलोसोफर was called Thomas Paine, Paine. So what Paine said is very interesting. What Paine said is कि चलिए स्टेट ऑफ नेचर से हम बाहर निकल गए और हम इसमें आ गए हैं, हम वी हैव कम टू अ सिस्टम जहां पे हमारे पास में एक शासक है जो शासन करता है, एंड बाकी हम वी आर द रूल्ड। लेकिन यदि वो शासन जोर जबरदस्ती करता है, शासक आपके साथ में, या वो शासक वही चीजें करता है जो स्टेट ऑफ नेचर में दूसरा एक आदमी दूसरे आदमी के साथ करता है, विच वॉज जनरली द केस दोज डेज। आपको याद नहीं होगा तो आप थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लीजिए, 100 साल पुराने अवस्था को देख लीजिए, या आप नहीं जानते हैं इन चीजों के बारे में तो कुछ ऐसे देश में जाइए जहां पे अभी भी राज्य करता है, तो आपको पता चलता है कि जो शासक करता है या जो राज्य करता है या जो राजा है वो कहीं सारे रूल्स से परे हो जाता है, उसको कोई रूल अप्लाई नहीं होती। वही रूल्स जो वो अपने लोगों के ऊपर अप्लाई करता है वो उसको अप्लाई नहीं होती। एंड दिस इज द स्ट्रेंजेस्ट फैक्टर विच पेन ड्वेल्ट अपॉन। तो पेन ने कहा कि देखिए हम स्टेट ऑफ नेचर में थे, ठीक है, हम बस्ती बसाने लग गए और अच्छी बात है। अब हम जब बस्ती बसा रहे हैं तो हम क्या कोशिश में हैं? हम इस कोशिश में है कि हमारा जो सर्कमस्टेंस है, हमारे जो मौजूदा हालात है, हमारे जो लिविंग कंडीशंस है, इससे हम बेहतर कंडीशंस में जाए। सो पेन ने लिखा एक किताब, ये किताब का नाम मैं लिख देता हूं यहां के ताकि आप कंफ्यूज ना करें। राइट्स ऑफ मैन, छोटी सी किताब है, 25-30 पन्नों की, आई थिंक 50 पन्नों की होगी। आप डाउनलोड कर लेंगे तो 50 पन्नों की हो जाएगी, मोबाइल के तो 50-60 पन्नों की। पढ़ लीजिए, बहुत खूबसूरत किताब है। इसमें यह लिखता है, पेन लिखता है कि ये जो प्रोसेस है बस्ती बसाने का, सभ्य होने का, ये जो प्रोसेस है ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस का हमारा पार्ट है, और इस प्रोसेस को हम जितने बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और जितने लोग इकट्ठे होके खुद का रिप्रेजेंटेशन करेंगे ताकि उनके जो हक है वो हक उनके जो है वो हकों का उदार निर्वाह कोई सरकार करेगी, तो हो सकता है कि आदमी का जो एवोल्यूशन है वो एक बेहतर तरीके से हो। और उस जमाने में अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स के साथ में, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन सब लोगों के साथ में थॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन लिखकर अमेरिका को खास करके विश्व की पहली डेमोक्रेसी की तरफ, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की तरफ उन्होंने एस्टेब्लिश की। और उसके बाद में वो फ्रांस चले आए,
और एज यूजुअल जैसे होता है कि कभी कभी एक फिलोसोफर आपको कुछ समझाता है, लेकिन आपको ऐसे लग जाता है कि यार ये फिलोसफी नहीं समझा रहा है, ये तो कुछ अलग तरीके का विद्रोह तैयार कर रहा है। जो हम विद्रोह कर रहे हैं वो फिलोसफी है, और जो ये समझाने आया है ये अलग प्रकार का विद्रोह है। तो उसमें हो जाता है इस प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग की फिलोसफी विद्रोह बन जाती है और विद्रोह फिलोसफी हो जाती है। ये समझिए, ये बहुत प्रोफाउंड चीज है मैं आपको बता रहा हूं। और इसके बाद हुआ क्या कि थॉमस पेन को फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जितने थे उन्होंने उठा के जेल में डाल दिया। अब आप मजा देखिए, वो जेल झेला आदमी, जेल झेलने के बाद में वहां से भी उसने किताबें लिखी, पैम्फलेट्स लिखी, और लोगों को उसने इन्फ्लुएंस वो करता रहा। और करने के बाद में इवेंचुअली वो ऐसे एक सर्कमस्टेंस में आ गया जहां उसने कहा बॉस अब मेरा जो काम है वो पूरा कर चुका हूं। डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने का जो काम है दुनिया में, डेमोक्रेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने का जो काम है दुनिया में, ये मैं कर चुका हूं। और डेमोक्रेसी जहां पे एक शासक और शासित या शोषित ये जो लोग हैं, इसके अंदर का सेपरेशन मैं तैयार कर सकता हूं, या मैंने ऑलरेडी तैयार कर दी है। वी विल नॉट नीड किंग्स एंड प्रिंसेस एंड क्वींस एंड ऑल ऑफ दिस एनीमोर, बिकॉज हम इससे आगे इवॉल्व हो रहे हैं। एज अ सोसाइटी हम इवॉल्व हो रहे हैं। So these were the so-called founding philosophers of, you can say, governance, या for that matter, social studies. आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम कवर करेंगे इकोनॉमिक्स के 2 फिलोसोफर्स, जिससे आपको पता चले कि इकोनॉमिक्स में इतने स्ट्रीम्स कैसे आए, किस तरीके से ऐसे सोच आए। थैंक यू वेरी मच।